अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुहतिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट Japanese investment in India's history. Japan to invest $42 billion. Oh my God! So start करते हैं। आजकल ये बड़ा वायरल टॉपिक चल रहा है। प्रशांत धवन, द बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आ चुके हैं और इनकी जो 2 दिन की इंडिया की विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से ये पीएम बने हैं उसके बाद से आप अगर देखो तो इंडिया पहला कंट्री है जो जापान के पीएम ने विजिट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है जापान के लिए। और ये साल देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है फॉर बोथ इंडिया एंड जापान, क्योंकि दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और इसी विजिट के दौरान जापानीज मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि जापान अनाउंस करने वाला है $42 बिलियन, या फिर हो सकता है कि इससे ज़्यादा की भी इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। इससे पहले आप अगर देखो तो 2014 में जब उस वक्त के प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे इंडिया में आए थे, तब इन्होंने अनाउंस करी थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट रफली 25 से लेकर $30 बिलियन के आसपास की। तो एक बहुत ही बड़ा जंप है। $42 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा भारत में आने वाले 5 साल के लिए। ना ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के आएगी। जापान भारत पे प्रेशर भी डालेगा कि देखिए एक इंटरनेशनल यूनिटी दिखाइए यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। बहुत अजीब लगता है कि क्वाड के सारे देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, जापान हो, ये निंदा कर रहे हैं रशिया की। आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं और तो और अब तो आप रशिया से ऑयल ही परचेज कर रहे हो। तो जापान के पीएम शिंजो आबे ओपनली कह चुके हैं कि मैं यूनिटी का जो इशू है इस पर स्ट्रेस करूंगा ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान के भी क्या इश्यूज हैं रशिया को लेकर, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जापान से। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया और जापान का एक युद्ध अभ्यास होता है धर्म गार्डियन के नाम से। जो धर्म गार्डियन 2022 है, ये किस भारतीय स्टेट में हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा, केरला या फिर कर्नाटका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना ओवरऑल आप अगर देखो तो ये इंडिया और जापान का 14th एनुअल समिट है। फूमियो किशिदा जो आज के समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले थे जापान के विदेश मंत्री और कई बार भारत में आ चुके हैं। मोदी जी से बहुत बार मिल चुके हैं। जब मोदी जी गुजरात के सीएम भी थे तब भी इनसे कुछ इनकी इंटरेक्शन थी, तो काफ़ी हद तक ये फेमिलियर है इंडिया से। इनको पता है कि इंडिया की नीड्स क्या है, इंडिया में क्या कैपेसिटी है, किस तरीके से जापान की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ग्रो भी कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। और अगर हम बात करें प्योर इन्वेस्टमेंट्स की, मैं यहाँ पर वो नहीं बात कर रहा स्टॉक परचेज कर लिए, कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग कर ली। अगर हम बात करें स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स की तो जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नंबर 1 पे यूजुअली आपको यूएसए ही दिखेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिलीज़ की गई पिक्चर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जापान रैंक्स 5th अमंग द मेजर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। टोटल 36.36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है फ्रॉम जापान टू इंडिया। अब जो ये अमाउंट है इसमें एक ह्यूज बम्प आने वाला है आने वाले 5 सालों में। जो ये अमाउंट है ये आपको बढ़ के दिख जाएगा करीब 70 से लेकर $80 बिलियन के आसपास। और जापान की ज़्यादातर जो ये इन्वेस्टमेंट्स है, अगेन यहाँ पे आप मुझसे ये पूछोगे $42 बिलियन, ये हो गए करीब 3,23,000 करोड़ रुपए। तो ये जो अमाउंट है जापान इंडिया को कैसे देगा? क्या ये कोई लोन होगा? ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पर? देखिए, जापान प्राइमरली फोकस करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ऑलरेडी आपको बताया होगा कि जापान प्रोवाइड कर चुका है अपनी टेक्निकल असिस्टेंस और ये लोग सॉफ्ट लोन भी दे चुके हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो अभी तक अटका हुआ है। इस पर काम खत्म नहीं हुआ। पक्का किशिदा साहब यहाँ पे इंडिया में आके बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से ख़त्म करिए, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिनिश हो, उसके बाद हम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर ये लोग 6 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं इन अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। फिर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जो हम एक आपके लीजिए पूरा माल ढोने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे के लिए, उसकी भी जो फाइनेंसिंग है ये जापान ही कर रहा है। तो जापान देखिए ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है। और इतना ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान की सरकार ही निवेश करती है भारत में। जो जापान का प्राइवेट सेक्टर है इनकी अलग से इन्वेस्टमेंट आती है। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो जापान की जो सुजुकी मोटर है
ये इन्वेस्ट करेगी भारत में 1.3 बिलियन डॉलर्स, मतलब कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इनकी तरफ से आने वाली है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए। ये लोग चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर बने इंडिया, तो यहाँ पे जापान हमारी हेल्प कर रहा है। और जापान की गवर्नमेंट, इनका प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंडिया में बना रहे हैं बहुत सारी जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जापानीज़ कंपनीज इन टाउनशिप में ही काम करेंगी। 2 टाउनशिप यहाँ पे बन रही है राजस्थान में, एक हरियाणा में, एक उत्तर प्रदेश में, एक आंध्रा में, गुजरात में बन रही है 2, फिर तमिलनाडु में 3 बन रही है, कर्नाटका में 1 है और फिर महाराष्ट्र में है। एक बार ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन गई तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी। जापान एक प्रॉपर, आप कह लीजिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए पहले बना रहा है एटमॉस्फेयर। इनकी कंपनीज और इन्वॉल्व हो रही है इंडिया में, ये पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। एक बार इनके यहाँ पर पैर जम गए उसके बाद आप देखेंगे जापान विल प्रूव टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। और ये मत भूलिएगा कि जापान इस सब के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा। जो लूपेक्स मिशन है, जहाँ पर इंडिया और जापान दोनों भेजेंगे चांद पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोब, जिसके अंडर बेसिकली इंडिया का लैंडर होगा, जापान का रोवर होगा। यहाँ पर भी इसरो और JAXA मिलकर काम करने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया एंड जापान आर वर्किंग टुगेदर इन मैनी फील्ड्स। मगर रशिया का इशू बीच में आएगा। रशिया का इशू बिल्कुल जापान के लिए भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जापान आप अगर सोचें तो अकेला क्वाड कंट्री है जिसके जेन्युइन डिस्प्यूट है रशिया के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। आप अगर जापान का मैप देखोगे तो नॉर्थ में आपको दिखेंगे बहुत सारे टापू। तो ये जो टापू है इनको कहा जाता है कोरल आइलैंड्स। अब क्या है कि ये जो पार्ट है ये सब रशिया को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं जहाँ पर बोथ जापान और रशिया क्लेम करते हैं। उसके अलावा जापान और रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक प्रॉपरली शांति समझौता कभी लिखा नहीं है। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो जापान और रशिया में पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ, पर सीज फायर मेंटेन किया जा रहा है। तो जापान जब देखता है कि रशिया आज के समय किस तरीके से तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, तो जापान भी काफ़ी हद तक चिंतित होता है। तो इसलिए जापान यहाँ पर ये चाहता है कि इंडिया भी आलोचना करे रशिया की। अब एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी आता है, तो ऑफकोर्स जापान की खुद की सिक्योरिटी का इशू है ही। फिर जापान यूजुअली USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करता है, उनके लेफ्टिनेंट की तरह। इंडिया ऐसा नहीं है, हम लोग USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं हैं। हम अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज इकोनॉमी है। हम काफ़ी बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। इंडिया रशिया पे सैंक्शन लगाने के बजाय रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो इंडिया की आज भी थ्राइव कर रही है रशिया में। तो ये सब देखकर जापान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। और इंडिया के लिए देखिए, भविष्य में बहुत ही मुश्किल होगा रशिया को रेगुलरली सपोर्ट कर पाना, क्योंकि बाकी जो क्वाड देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इनसे मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। इंडिया भी यहाँ पर यही अज्यूम करके अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ा रहा है कि इन सब कंट्रीज़ को ये पता है कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को चेक में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया को चेक में रखने से। और इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर यही मानेगा कि चाइना का जो थ्रेट है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि इस थ्रेट की वजह से ऑल टुगेदर ये लोग इग्नोर कर दे लॉन्ग टर्म में इंडिया का सपोर्ट टू रशिया। ऑफ कोर्स देखना यहाँ पर ये होगा कि इवेंचुअली होता क्या है, क्या रशिया यूक्रेन के बाद बाकी कंट्रीज़ पर भी एग्रेशन दिखाता है। अगर ऐसा हुआ देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। इंडिया को भी कहीं ना कहीं आलोचना करनी होगी उस समय रशिया की। सो वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि धर्म गार्डियन 2022 रिसेंटली किस स्टेट में हुई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कर्नाटका में। यहाँ पर आप देख पाएंगे PIB का कटआउट है। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 कल्मिनेट्स एट कर्नाटका। याद रखिएगा, काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी ये, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। जी जनाब, तो जापान की एक $42 बिलियन, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, सबसे मेन चीज़, सबसे बुनियादी चीज़ जिसका इस वीडियो में जिक्र नहीं था
कि जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? मैं कुछ और सोची। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए सब हर जगह है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है। और मैं दूसरी बात बुनियादी ये वजह- मुझे लग रहा है रशिया की तरफ से रशिया की- आलोचना करें। देखिए इससे पहले भी जापान की होती रही है, दोस्ती है। ठीक है। मैं सबसे बुनियादी वजह बताऊँ, Trust. सबसे बुनियादी वजह, आप एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यूँ समझ लें कि आपकी एक शॉप है और आप दूसरी शॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सही। उस शॉप वाले को पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे एक बात बताएं, उस शॉप पे आपको चेहरा चेंज होता हुआ नज़र आता है अक्सर, या कभी बड़ा भाई बैठा हुआ है, कभी किसी दोस्त को बिठाया हुआ है, कभी महीने के लिए फोन आ जाता है, कभी महीने के लिए काम चला जाता वो है, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी आपकी। और आपको अगर एक ही चेहरा इन लोगों एक शॉप पे मिले, वो तो सीएम थे, जब से वो कह रहे हैं कि इंटरेक्शन है उनकी, तो बस तो क्या कहें? होता ये है कि आपका एक फेस होता है ना, इंडिया के बारे में, जैसे इंडिया वर्ड इनके जहन में आता होगा ना, जब मोदी जी या मोदी जी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके अलावा इनके जहन में कुछ नहीं आता होगा। मोदी जी के साथ इनके जहन में फौरन आता होगा नितिन गडकरी जी, मोदी जी के साथ इनके जहन में आता होगा योगी जी। तो अच्छा, मैंने ही देखा कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी तरफ ज़्यादा आगे करना चाहते हैं। उसके बाद देखा जैसे स्पेस में भी काम तो वो डिफरेंट फील्ड्स में कर रहे हैं, देखें तो स्पेस में भी कर रहे हैं और व्हीकल्स पे भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उतनी ही इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए जापानी जो कौम है बहुत मेहनती है, बहुत ही जीनियस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो क्या हुआ? देख रही हूँ मुस्कुराहट तो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है वो। तो उन्होंने एक आइडिया लगा लिया है कि इंडिया में किस चीज़ का मतलब है कि स्कोप है, या क्या चीज़ जो है जिस पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो 100% रिटर्न है। आबादी बहुत है, आबादी को नकलो हरकत के लिए, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या मतलब नकलो हरकत, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, मूवमेंट जो है आवाम की, उसकी ज़रूरत है। एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, तो ये मैदान जो है वो खाली ठीक है ना, खाली होगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% रिटर्न है और लोगों को सहूलत मिलेगी। अच्छा, मुझे दो चीज़ें लगती हैं। एक तो ये लगता है, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इंडिया है क्यों, एक तो मुझे ये लगता है कि कुछ टर्म्स और जापान से देखने को मिले, जैसे आपने कहा था रिलीजियस टर्म्स भी हैं उनकी, ठीक है, हिस्टोरिकल टर्म्स हैं, और इसके अलावा ये है कि हिस्ट्री में हमेशा जापान ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, हमेशा जापान ने बुरे से बुरे वक्त में इंडिया को संभाला है, इंडिया को इन्वेस्टमेंट दी है, फंडिंग दी है, हमेशा डोनेशन दी है, फंडिंग दी है, इन्वेस्टमेंट की है, करता चला आ रहा है। ये मतलब कोई नई बात नहीं है और इतने बड़े पैमाने पे पहली बार की है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है अभी ये टॉपिक। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, एक तो ये टर्म्स हो गए और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है, ठीक है, सेंटर पहले भी सेंटर था, अभी भी वो मुझे लग रहा है वो जो एक पावर था, एक स्टेटस था जो खो दिया था उसने, वो दोबारा पा रहा है, हासिल कर रहा है और उसकी ही लगन में आगे बढ़े जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से तरक्की हो रही है, बहुत ही तेज़ी से, इतनी तेज़ी से तरक्की, एक रिकॉर्ड में कहूँगी डेवलपमेंट, एक रिकॉर्ड प्रोग्रेस देखने को मिल रही है आजकल इंडिया में, जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से वीडियो से कि हम एक हफ्ते पहले अगर हम सूरत सिटी देख रहे होते हैं और एक हफ्ते के बाद देख रहे होते हैं, या कुछ दूसरा कोई सिटी हैदराबाद हमने देखा थोड़े दिनों पहले और थोड़े दिनों बाद देखा, तो बड़ी चेंजिंग दिख रही थी, बड़ी चीज़ों में ऐसा लगता है बहुत एडवांस हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी हिडन इंटेंशंस हैं जापान के दिल में या जापान के दिमाग में कि मैं इंडिया को हाथ में रखूं ताकि बाद में मेरे इंडिया काम आए, मेरे पूरे वक्त में मुझे सपोर्ट करे। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पहला दौरा ही इंडिया का, जापान जैसे कंट्री का पहला ही दौरा पीएम बनने के बाद अगर वो इंडिया का करते हैं, तो इससे आप इंडिया की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादा बोलने की मतलब मेरे समझता हूँ इसके बाद बात ही नहीं बनती। अच्छा, पहले ही दौरा इतने फैमिलियर इंडिया से, इतने यानी वो इंडिया को इतना समझते हैं, इतना जानते हैं, इतना आगाह है वो इंडिया से, उनके तौर तरीक़ों से, उनके कल्चर से, कि मैं ये कहूँगी कि जो अभी पीएम हैं वो उनको जब से जानते हैं, जब से वो सीएम थे, तो मतलब मैं ये कहूँगी कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक दो दिन का कोई साथ नहीं है, सालों साल का साथ है। अच्छा, आपका जो ट्रस्ट है ना, यही आपकी जीत है। उनका कितना ट्रस्ट होगा कि यार मोदी जी जो है वो इंडिया को संभालते हैं, अगर इंडिया में कुछ करना है तो ठीक है,
बंदा जो कौन बंदा इंडिया को डील कर रहा है, कौन बंदा उस कंपनी को डील कर रहा है, अब वो बंदा ही चेंज होता रहे। मेरा मैं नए बंदे से स्टेबिलिटी ना हमारे पीछे रहने की कई बार मैंने देखा तज्जियाकार कह रहे होते हैं, थिंकर्स कह रहे होते हैं, सबसे मेन वजह है जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करती वो यही है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रशिया वाला मामला पता चला कि जापान के रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वो हैं जजीरे हैं, क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, आइलैंड्स टापू, तो वहाँ पर भी कुछ इशू हैं कि ये मेरा है तो ये तुम्हारा है, क्योंकि दो देश कहीं पर मिल रहे होते हैं ना, तो बहुत पहले कोई टुकड़ा उस देश के पास होता था पूरी जगह, तो फिर उस पर आज तक इशू चल रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ। जैसे चाइना अभी तक भी कहता है वियतनाम क्या है उसके हवाले से नहीं चीज़ में लगती है हाँ, तो चाइना के साथ भी, ताइवान के साथ भी प्रॉब्लम, तो इंडिया के पाकिस्तान के साथ भी है मुस्लिम मसाइल, तो काफ़ी देशों के साथ ये चीज़ रहती है। तो जापान के रशिया के साथ ये इशू है, तो जापान चाहेगा कि इंडिया जो है वो रशिया का साथ ना दे, लेकिन इन फ्यूचर कोई ना कोई फैसला करना होगा। या तो देखिए आप कहें कि मैं ये भी हासिल कर लूँ और ये भी मैंने हासिल कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं एक फैसला लेना होगा। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जंग का मामला ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे। जब तक तो कोशिश है कि इंडिया इस चीज़ को डिले करता रहे कि हमारे सर पे ना है बंदी ना, तो हमें इंडिया का फोकस ये है कि हर तरफ शांति हो और अमन रहे और पूरी दुनिया मिलजुल के रहे। और मैं मानना ही उनका ये है कि पूरी दुनिया हमारे लिए, हमारे नज़दीक, हमारी नज़र में एक परिवार है, तो परिवार की तरह हम मिलकर ही रहें। और ये मैं बोलूँगी, इससे बड़ा अमन का कोई पैगाम हो ही नहीं सकता। तो पूरी दुनिया, जापान की हमने बात सुनी, तो इससे पहले यूएई की बात सुनी थी, यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, मिडल ईस्ट जो हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट, जापान की इन्वेस्टमेंट, तो इतने देशों की पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आएगी तो इंडिया क्यों नहीं तरक्की करेगा, और वो भी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ी बात, इससे अच्छी बात कोई हो भी नहीं सकती। तो खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपको मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।